मैं आज कैपेसिटर का छठा लेक्चर लेकर आया है ना। पिछले लेक्चर में गलती से मैं बोल दिया कि है ना 5 लेक्चर हो चुका है, नहीं वो 5वां लेक्चर था और यह छठा लेक्चर है, तो उससे मतलब नहीं, वो सारा सीक्वेंस में आपको दिया गया है। तो हम कैपेसिटर का छठा लेक्चर में शुरुआत में पहले क्या है, थोड़ा 2-4 सवाल मैं पहले बताता हूँ और तब आज का जो लेक्चर होगा वो मेनली आरसी सर्किट पर कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात सिखाएंगे। लेकिन पहले सवाल की बात करें और सिंपल पहले एक मिक्स्ड ग्रुपिंग की सवाल बात करें कि सेवरल सेल्स आइडेंटिकल सेल्स दिया हुआ, सॉरी सेल बोल रहे हैं तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में इस तरह की बात पर यहाँ सेवरल आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिया हुआ है मेरा बच्चा, और वो सर्टेन मार्किंग वाला है जिसमें कैपेसिटेंस का मार्क और क्या चीज़ पोटेंशियल का मार्क किया हुआ है। अब उससे हम लोग को क्या है, अलग पोटेंशियल का और अलग कैपेसिटेंस वाला एक कंडेंसर फॉर्म करना है, उस कॉम्बिनेशन में उस आइडेंटिकल कंडेंसर्स के सहयोग से। तो किसने है ना, इसमें क्या होगा सीरीज में भी और पैरेलल में भी, तो यहाँ रो और नंबर ऑफ रोज इन कनेक्टेड इन पैरेलल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सवालों को बनाने के लिए पोटेंशियल क्या गिवन है और क्या डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल कितना बनाना है, उस पर ध्यान देना है। तो चल पहले सवाल देख लो मेरा बच्चा। तो देयर आर सेवरल कंडेंसर्स मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट, है ना। सेवरल कंडेंसर है, आइडेंटिकल कंडेंसर है जिस पर मार्किंग है 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट। हाउ मेनी सच कंडेंसर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंडेंसर मार्क्ड एज 12 माइक्रोफैराड एंड 440 वोल्ट, है ना। इतना मार्किंग वाला कैपेसिटर बनाना है तुमको। तो क्या पर हम पहले क्या बोले कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल क्या है, डिजायर्ड पोटेंशियल है 440 वोल्ट और गिवन पोटेंशियल क्या है 220 वोल्ट। तो सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ बच्चों। नंबर ऑफ कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रो, क्या होगा मेरा बच्चा, देखो पहले तो लिख दे थोड़ा सा क्या चीज़, रिक्वायर्ड पोटेंशियल तो 440 वोल्ट और गिवन पोटेंशियल कितना 220 वोल्ट। तो 2 कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करें। तो यहाँ देखो बच्चों 2 कैपेसिटर या कंडेंसर है, आइडेंटिकल है, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ये मिलकर क्या बनाएगा तो 3 माइक्रोफैराड। सीरीज में C/N वाला रिजल्ट है, तो 6 और 6 मिलकर 3 माइक्रोफैराड बना दिया, 6 माइक्रोफैराड और 6 में, और पोटेंशियल ऐड हो जाएगा सीरीज में मेरा बच्चा, तो 440 वोल्ट हो गया। अब तुमको बनाना कितना है मेरा बच्चा, 12 माइक्रोफैराड। तो 3 माइक्रोफैराड से 12 माइक्रोफैराड बनाना है। तो हम लोग इस तरह का 3 माइक्रोफैराड वाला कॉम्बिनेशन कई बार 4 बार ले ले, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, ये देखो मेरा बच्चा। चलिए यहाँ ध्यान दे रहे हैं बच्चों। तो यह फिर क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट, यह भी क्या चीज़ 3 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट, है ना, इस तरह का। फिर यह भी दोनों मिलकर कितना 3 माइक्रोफैराड और क्या चीज़ 440 वोल्ट। थोड़ा सा अब ये 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो कितना बन जाएगा, यह एक कैपेसिटर बन जाएगा 12 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट वाला। तो मैं अरेंजमेंट भी बताया, क्वेश्चन का डिमांड है हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स, है ना। तो क्या होगा मेरा बच्चा, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी बार बार मैं सेल बोल रहा हूँ, सेल में जस्ट इसी तरह का सवाल बताए थे हम कि 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट का बैटरी बनाना था। तो हम लोग क्या करते थे, नंबर 9 वोल्ट बाई 1.5 वोल्ट करते थे और 6 को सीरीज में कनेक्ट करते थे, फिर उसी तरह पैरेलल में करंट का बात करते थे वहाँ। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंडेंसर्स क्या होगा रिक्वायर्ड, तो बच्चों 2 × 4 8 कैपेसिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए कंडेंसर, हाउ मच, तो 8, और किस तरह अरेंज करेंगे वो भी मैं बता दिया। चलिए इसी सवाल पर मैं 2 बात और मैं लिख रखा हूँ इस सवाल में। 4 माइक्रोफैराड है और 110 वोल्ट है गिवन, और रिक्वायर्ड तुम्हारा क्या है 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट।
फिर देख लो 110 से क्या बनाना है 220 वोल्ट। पहले तो ये समझ गए। तो दूसरे पॉइंट पर दूसरा, यह पहला था मेरा बच्चा, पहला पार्ट का यह कंडीशन। अब दूसरा में क्या होगा, इसी तरह से रिपीट कर देना है आपको। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं दूसरा के लिए भी। यहीं पर कितना है भाई, 110 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाना है। तो डायरेक्ट बात करें तो कितना सेल्स होगा, 2 कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज क्या होगा मेरा बच्चा, रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना है मेरा बच्चा, है ना 6 माइक्रोफैराड। और अभी एक रो में कितना निकला है मेरा, तो देख लो 4 माइक्रोफैराड, और 4 माइक्रोफैराड से 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड से डिवाइड करें तो 3, तो नंबर ऑफ रोज हो गया 3। नंबर ऑफ कंडेंसर इन ईच रो है कितना 2, है ना। तो चला कितना हो जाएगा 3 × 2। टोटल नंबर ऑफ कंडेंसर्स रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 2 × 3। तो 6 कैपेसिटर बनाओगे। किस तरह अरेंज करोगे सो भी आपको पता चल गया। 2 को सीरीज में जोड़ दिए, उसी तरह का 3 को रो लेना है, तो है ना 2 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 रो में तो 6 कैपेसिटर होगा। तो किस तरह बताए सो। और थर्ड में इसी तरह से आप अपने से बना लेंगे। थर्ड 20 माइक्रोफैराड 220 वोल्ट से 440 वोल्ट, तो 220 वोल्ट से 440 वोल्ट कितना मेरा बच्चा। तो 2 कैपेसिटर की बात करेंगे सीरीज में। और फिर चलो वो 2 कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड मिलकर कितना होगा, तो 10 माइक्रोफैराड सीरीज में। और 10 से तुमको ले जाना है कितना पर 40, तो 4 गो रो होगा, और प्रत्येक रो में कई कैपेसिटर होगा, 2 कैपेसिटर, तो 8 है ना। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना 8 हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को थोड़ा सा बैटरी से भी जोड़ेंगे, मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल से भी, वो भी मिक्स्ड ग्रुपिंग का ही केस था। और यह भी तो एक छोटा सा सवाल था मिक्स्ड ग्रुपिंग से रिलेटेड। तो मैं आगे अब एक और सवाल लिख रखा हूँ, उसको पहले मैं बता लूँ, फिर और मैं 2-4 सवाल को, है ना क्यूब वाला सवाल, इस सबको मैं डिस्कस करता हूँ अभी जस्ट, है ना। सवाल में क्या है, एक कैपेसिटर is made of a flat plate of area A and second plate, है ना, second plate having a stair like structure, है ना। ये स्टेयर सीढ़ी की तरह खरंजाइश बना हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बना। एज शोन इन फिगर द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज A/3। इसका एरिया क्या है A/3 इस पूरे फ्लैट प्लेट का एरिया क्या है, A है पूरा कंप्लीट एरिया। एंड द हाइट इज़ D, इस स्टेयर का पहला D, इसका भी सेपरेशन क्या चीज़ D, इस तरह से यह D हाइट पर है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, है ना। तो इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी निकालनी है मेरे बच्चों। तो देखिए कैसे बनाओगे। तो इस तरह पहला कैपेसिटर मानेंगे जिसका एरिया क्या हो गया मेरा बच्चा A/3 और सेपरेशन क्या चीज़ D। फिर दूसरा एरिया कितना A/3 और सेपरेशन क्या हो गया अब इस 2D। फिर तीसरा क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, एरिया A/3 इच प्लेट का और सेपरेशन क्या हो गया, तो 3D हो गया। इसकी कैपेसिटी हम लोग C3 मान लें, इस पार्ट की कैपेसिटी। तो C3 बराबर ε0 A बाई क्या चीज़ A/3 और 3D, तो कितना 9D। C2 इसकी कैपेसिटी ε0 A/3 और बाई 2D, तो 6D। C1 क्या मेरा बच्चा, इसके लिए ε0 A/3 और क्या चीज़ D, तो ε0 A3D। और सारा बच्चा इसको क्या माना जा सकता है कि एक पॉइंट M पर यह कनेक्टेड है, यह कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है ना। तो यह M से कनेक्टेड हो गया सब, मतलब यह एक पॉइंट पर है और यह क्या है, फिर यहाँ भी ये कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है। यह पैरेलल ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन हो गया।
सबका एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर है और दूसरा प्लेट अदर कॉमन पॉइंट पर है, सेम पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर है, ऊपर वाला प्लेट नीचे वाला प्लेट अलग अलग। तो यह कौन ग्रुपिंग का केस हो गया? पैरेलल ग्रुपिंग। तो इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा? इफेक्टिव कैपेसिटी जो डिज़ायर्ड है हम लोग को निकालना है मेरा बच्चा, इफेक्टिव कैपेसिटी C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? कर लेंगे अपन से, एप्सिलॉन 0 A/3D, एप्सिलॉन 0 A/6D और एप्सिलॉन 0 A/9D, सब में से कॉमन लेके और इसका सॉल्व निकाला जा सकता है मेरा बच्चा। कैपेसिटेंस थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा रिज़ल्ट, है ना। तो एप्सिलॉन 0 A/D कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन ले लें तो क्या बच गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एप्सिलॉन 0 A/3D और यह 6 प्लस 3 प्लस 2, है ना, 11/18, है ना, एप्सिलॉन 0 A/D। दिस इज़ योर आंसर। तो ये छोटा बात समझने का थोड़ा सा था और कुछ नहीं था। तो ये 2 सवाल और फिर 2-3 सवाल मैं और दिखाता हूँ आपको जस्ट अभी। बच्चों कहता है इस सिस्टम इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं इसको, सीरीज को, या सेवरल कैपेसिटर अरेंज है इस तरह से कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक। तो कहता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटी निकालना है बिटवीन m और n के बीच में, और यहाँ तो फाइनाइट वाला है और m और n के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। पहले इस सवाल की बात कर ले। तो देखो बच्चों, अब इसमें इस तरह का सेवरल इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम लोग किस तरह से मानेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में भी बताया था, यह m और यह n और इसके आगे C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर, फिर C और अब इस तरह का फिर क्या माना जाए, और उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C' मान लें तो क्या हो जाएगा? या C' और यह मिलकर भी क्या होगा? तो C' के बराबर इनफाइनाइट। उसमें एक इस तरह का सीक्वेंस और एक्स्ट्रा कर दिए तब भी वह उतना उसी कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। तो यस देख लो मेरा बच्चा, तो क्या लिखोगे इसको? ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया? सीरीज में हो गया, तो उसका क्या हो जाए, और यह उसके साथ क्या चीज़ में? पैरेलल में। तो ध्यान देना मेरा बच्चा, क्या होगा सीरीज में? इस दोनों की कैपेसिटी प्रोडक्ट बाय सम। तो इफेक्टिव कैपेसिटी बीच में m और n को ही हम लोग क्या माने? C'। तो C' बराबर C प्लस इस दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज में मेरा बच्चा C'/C प्लस C'। अब इसका सॉल्व कर लेना है वो सब, लेकिन तो करें थोड़ा सा। क्या होगा? C' प्लस C' और यहाँ C² प्लस क्या चीज़? C' प्लस C', है ना। इसको करें तो C' प्लस क्या चीज़? C' और C² प्लस क्या चीज़? 2C'। इस सब को एक साइड कर ले तो क्या हो गया? C' प्लस यह C' और यह -2C', तो C' अब प्लस क्या चला मेरा बच्चा, है ना, क्या चीज़? -C² बराबर 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया C' में। तो C' का वैल्यू क्या होगा? रूट निकालना है बच्चों। C' बराबर तो -b, तो -b की जगह -c लिखे तो b की जगह -c, तो c प्लस -b² C² -4ac, a की जगह 1 4 और यहाँ c की जगह -c², तो क्या होगा? +4c² बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट्स बोल रहे हैं हम, तो a की जगह यहाँ क्या है? 1, तो 2 रह जाएगा मेरा बच्चा। तो c प्लस माइनस कितना? √5c बाई 2। कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो -5√5c वाला पॉसिबल नहीं, c -√5c, फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा जो पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ C' क्या होगा? तो c प्लस √5c बाई 2,
तो क्या √5 1/2 आई इंटू क्या चीज़ सी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इनफाइनाइटली रजिस्टर्स में भी इसी तरह की बात किए हो तो चलो इस तरह के सवालों को और भी बदल सकता है, कुछ यहाँ वैल्यू भी चेंज रह सकता है तो उसका भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सिमिलरिटी होगी तभी हम लोग इस तरह से कंबाइन करके निकाल सकते हैं। अब चले दूसरा सवाल पर, तो पहले को हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा इसको हटा लें, ये समझ में आ गया बच्चों, अपना रोक कर देखेंगे दोबारा, अगर नहीं दिक्कत हो तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस पर। अब इसको ऊपर मैं बताया, अगर n है यह तो यह सारा पॉइंट n होगा, लेकिन अभी अब देखो m और n के बीच में निकालना है तो रिड्यूस कर दिया, रेसिडुअल है ना, इसको मतलब इसको दो को मिलाकर एक करते चले है ना, और धीरे धीरे घटाते घटाते हम लोग कई कैपेसिटर पर लाएंगे एक, और वही इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा। तो देखो भाई यह दो मिलकर कितना होगा, सीरीज में है तो 1 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस में बोलते थे 2 ओम तो 4 ओम, तो वहाँ सीरीज में RS बराबर R1 + R2 इस तरह वाला केस था। यहाँ पर है ना सीरीज में उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो दो मिलकर क्या हो गया मेरा बच्चा 1 माइक्रोफैराड। अब यह 1 माइक्रोफैराड हो गया, क्लियर, कोई पॉइंट दे दे यहाँ P और N के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, इधर भी 1 माइक्रोफैराड, यह 1 माइक्रोफैराड है, यह 1 माइक्रोफैराड मिलकर कई माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, फिर यह 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड मिलकर सीरीज में क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड, यह 1 माइक्रोफैराड और यह 1 माइक्रोफैराड मिलकर फिर कितना पैरेलल में है 1 माइक्रो और माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड। अब यह 1 माइक्रोफैराड ये सब गायब हो गया, क्लियर, सॉरी फिर से देख लो मेरा बच्चा, दो मिलकर 1 माइक्रोफैराड हो गया सीरीज में, यह एक मिलकर 2 माइक्रोफैराड हो गया, यह दो मिलकर 1 माइक्रोफैराड हो गया, यह 1 माइक्रोफैराड, यह 1 माइक्रोफैराड मिलकर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोफैराड, और ये सब रिप्लेस खत्म हो चुका है, सब मिलकर 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड मिलकर कितना होगा मेरा बच्चा, बोलो तो सीरीज में है तो 1 माइक्रोफैराड, फिर यह 1 माइक्रोफैराड और यह 1 माइक्रोफैराड, कितना माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, और यह 2 माइक्रोफैराड और यह 2 माइक्रोफैराड क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो मिलकर क्या दे देगा मेरा बच्चा, यह एक ही कैपेसिटर की तरह काम करेगा M और N के बीच में, और उसकी कैपेसिटी क्या होगी 1 माइक्रोफैराड। समझ लिए भाई, ये दोनों क्या है सीरीज में है, इसको रिड्यूस करके वो कैपेसिटर लाए 1 माइक्रोफैराड, यह 1 मिलकर क्या हो गया मेरा बच्चा 2 माइक्रोफैराड, यह 2 मिलकर फिर 1 माइक्रोफैराड, यह 1 मिलकर फिर मेरा बच्चा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड मिलकर क्या चीज़ 1 माइक्रोफैराड हो गया है ना, यह 1 पूरा 1 माइक्रोफैराड हो गया, यह 1 माइक्रोफैराड तो 2 माइक्रोफैराड, इस तरह से इसका क्या है। तो इस तरह से हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे सब कैपेसिटर के नंबर्स को एक करके, और तब एक फाइनल रिजल्ट आएगा मेरा बच्चा। अब चलिए क्यूब वाला सवाल मैं बताने जा रहा हूँ मेरा बच्चा। क्यूब का सवाल हम लोग सिमेट्री पर बताए थे है ना, केस में ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के केस में, किरचॉफ्स लॉ इस सब वाले केस में, तो उसी तरह का यहाँ पर भी सिमेट्री वाला भी केस देखेंगे, और दूसरा एक सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड में भी बताया था, उसको भी मैं इस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहले इसको हटा ले, बच्चों ये बॉडी डायगोनल का केस है एक तरह से, क्यूब के डायगोनल का, सब साइड है ना क्रॉस क्या है कैपेसिटर लगा हुआ है, सी आइडेंटिकल कैपेसिटर है ना। तो यहाँ देख लो बच्चों, यहाँ से हम बैटरी, हम अगर बैटरी नहीं भी रहे क्वेश्चन में और 1 और 7 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का है, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर क्या करेंगे है ना, 1 और 7 के बीच में एक बैटरी जोड़ देंगे, जिसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे भी ले लेंगे। अब तो दो तरह का एनालिसिस इसमें, पाथ सिमेट्री की बात करो बच्चा। मान लो यह बैटरी सप्लाई कर रहा है कितना चार्ज +6Q, अब +6Q सिमेट्री के आधार पर इधर कितना होगा 2Q, इधर भी कितना 2Q, यह भी क्या चीज़ 2Q। चलिए यह 2Q आगे गया तो यहाँ पर Q और यह Q ऐसे करके ब्रांचिंग होते जाएगा, यहाँ 2Q है तो यह भी क्या चीज़ Q, और इस तरह यहाँ भी कैपेसिटर दिखाओगे बच्चों, यहाँ भी Q, फिर यहाँ से क्या है यह -Q, फिर यहाँ +Q, और यहाँ फिर यह -Q +Q 2Q वाला। अब देखो चार्ज हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ यह 2 पॉइंट
5 पॉइंट नंबर ये पॉइंट या 4 पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम होगा। पाथ साइमेट्री के आधार पर यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ, तो यह पाथ साइमेट्री कहलाता है। तो यह पॉइंट 1 है मेरा बच्चा, ध्यान दोगे, यहाँ पर हम ऊपर ले रहे हैं, यहाँ 1 और इसके बाद वाला सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट सब कौन कौन है, 2, 5, 4। तो हम लोग क्या लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिख दिए। कई कैपेसिटर है इसके बीच में मेरा बच्चा, 3 कैपेसिटर है, 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, फिर 1 और किसके बीच में बच्चा, 4 और 1 और क्या चीज़, 5 के बीच में, या C, तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस तीनों का मिलकर क्या होगा, पैरेलल में 3C हो जाए। चलिए आगे देखिए, 2 पॉइंट से 6 और 3 और 6 भी सेम पोटेंशियल पर। उसी तरह 5 से 6 और 5 से 8, यह किसका 6, 3, 8 ये सब का पोटेंशियल क्या होगा मेरा बच्चा, सेम होगा। तो किसका लिखेंगे, 3 है ना, यह 3 या 6 है ना, 2 से और 4 से, फिर 3 तो है ही, 8 हो जाएगा। 5 से 6 और 8, तो 3, 6 और 8। अब चलो ध्यान देना है थोड़ा सा फिर से, 2 पॉइंट से कितना है, 2 और 3 और 2 और 6, 2 और 3 और 2 और 6 के बीच में कई कैपेसिटर लेंगे बच्चों, 2 हो गया 2 वाला से। फिर अब क्या है, पॉइंट 4, तो 4 से क्या चीज़, 8, अब 4 से क्या चल रहा बच्चा, 3, कई कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर इस तरह से। और फिर नीचे मेरा बच्चा किसके बीच में, 5 और किसके बीच में, देख लो, 5 और 8 और 5 और 6, तो 5 और 8 और 5 और 6 के बीच में हो गया कितना, C, कई कैपेसिटर, तो 9 कैपेसिटर हो चुका, हट गया। अब बच गया 3 कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, किसके बीच में, 6 और 7, 3 और 7, 8 और 7, पाथ सेम है, उल्टा भी ले सकते हो तुम। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, तो इसको हम लोग क्या कर दें, इस सारा पॉइंट कहाँ पर जाके, 7 पर, तो 3 और 7 के बीच में बात करो, C कैपेसिटेंस, 6 और 7 के बीच में बात करो, C कैपेसिटेंस, और है ना 8 और 7 के बीच में बात करो मेरा बच्चा, तो C कैपेसिटेंस हो गया। यह इक्विवेलेंट क्या देगा बच्चों, यह तीनों मिलकर क्या हो गया, पैरेलल में, तो 3C, फिर ये 6C हो गया मेरा बच्चा, और फिर ये 3C, और यह मिलकर क्या देगा, यह 1 और 7 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, 1 और 7 के बीच में CEQ लिख दिया जाए। तो CEQ बराबर क्या, पहले तो 1/CEQ सीरीज में है, तो 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, LCM ले लो बच्चों, 6C, 2 प्लस 1 प्लस क्या चीज़ 1, 5/6C, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 6C/5। क्लियर। तो ये था पाथ साइमेट्री के आधार पर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा दिए, यहाँ से भी क्या होगा, चार्ज देखो बच्चों, ये Q चार्ज और ये Q चार्ज, यहाँ से इस पॉइंट पर क्या होगा, 2Q चार्ज होगा। वो भी दूसरा मेथड के लिए हम 2Q बता रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर दिखा रहे हैं। हम लोग सीधे पोटेंशियल बता सकते थे कि कहाँ कहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, उस आधार पर। इस फिगर में मैं कहाँ कहाँ का पोटेंशियल बोला, 2, 4 और 5 का पोटेंशियल क्या है, सेम है। फिर 3, 6, 8 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, और उसके आधार पर उसके बीच में कौन कौन कैपेसिटर है, क्या है, उसको दिखा दिया, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब यहाँ पर बैटरी का भी EMF क्या माने हैं, V वोल्ट,
तो अभी हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी इसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड में बताने जा रहा हूँ, इसको पहले देख लो बच्चों बढ़िया से, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अब आपको अल्टरनेटिव मेथड मैं यहीं पर बताता। अब देखो बच्चों, इस लूप में बात करें 1 2 6 7 और फिर इस तरह से लौट कर 1 में आए। पहले तो टोटल चार्ज यहाँ से गया कितना था 6Q, और इसकी कैपेसिटी क्या मान लें, पूरी इक्विवेलेंट कैपेसिटी CEQ, और बैटरी से जोड़े V वोल्ट से। क्लियर, यहाँ कितना 6EQ और -6E, मतलब 6Q प्लस 6Q और -6Q, माने हो 6Q डिलीवर्ड हो रहा है सेल के द्वारा। इतनी बात समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, CEQ बराबर 6Q बाई क्या चीज़ V, इतना। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इस लूप में बात करो मेरा बच्चा, इस लूप में बात करें यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम KVL इन मार्क्ड लूप, मार्क्ड क्लोज लूप चाहे मार्क्ड लूप या मार्क्ड लूप, हम ये दिखाना चाह रहे हैं बच्चों फिगर में। इस तरह बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, -2Q/C, प्लस से माइनस, फिर इसके लिए बच्चों -Q/C, फिर इसके लिए -2Q/C, और यह बैटरी की तरफ चले निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस V = 0। यह क्या देगा 2Q/C प्लस Q/C या प्लस 2Q/C इक्वल टू क्या चीज़ V। क्लियर, यहाँ क्या होगा, यह तुम्हारा क्या दे देगा मेरा बच्चा, है ना, C से तो 5Q/C, और V बराबर क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन 1 कर दे तो 6Q बाई क्या चीज़, बोलो मेरा बच्चा, CEQ लिखे थे, V बराबर, 1 मिनट मेरा बच्चा, V बराबर 6Q/CEQ, इसको 1 कर दो। अब यहाँ V बराबर कितना 6Q/CEQ, Q गॉन हो गया, CEQ बराबर क्या होगा 6C/5, है ना। पहले मेथड से भी वही निकाले और वैल्यू तो वही आएगा, मेथड बदलेगा लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना यार। तो 6C/5, तो यह पाथ साइमेट्री वाला पहला केस था, उसी पर ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे थे। और यह एक क्या था, इस तरह का बात किए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से एक सर्टेन लूप ले लिए और उस पर ही एनालिसिस कर दिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बैटरी नहीं भी रहेगा तो हम लोग अपने से कंसीडर करेंगे कि जिस 2 पॉइंट के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना रहता था, उसके भी अक्रॉस हम बैटरी लगा देते थे। तो यह इस तरह का सवाल हुआ मेरा बच्चा। क्लियर। अब हम लोग मल्टीपल प्लेट्स की बात करने चले कैपेसिटर में, है ना, मल्टीपल प्लेट्स का बात करते चले और उस पर 2-4 सवाल पहले बना लेते हैं, तब RC सर्किट पर मैं आता हूँ। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ n पैरेलल प्लेट्स, चाहे यहाँ पर सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स लिखें और देखें। 2-4 सवाल मैं दे रखा हूँ, पहला सवाल को थोड़ा देख ले, कंसेप्ट बनावे, उसके बाद सबको टेक्निक के तहत अपने बनाते चले जाएंगे हम। 3 कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। 3 कंडक्टिंग प्लेट्स है और इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, एरिया क्या है, सेम है, और इसका सेपरेशन भी अभी क्या है, सेम। चलिए, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन M एंड N। M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी और इसका कैपेसिटी बताना है मेरा बच्चा, है ना। तो देखो ध्यान दोगे मेरा बच्चा, अगर यह बैटरी प्लस Q चार्ज इधर से दे रहा है तो इधर से माइनस Q चार्ज देगा, तो प्लस Q और माइनस Q। तो इस सरफेस पर क्या होगा, आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, सब यहाँ प्लस Q जो था सो यहाँ क्या होगा, माइनस, है ना। प्लस Q जो हो गया सो इस पर अपीयर करेगा, यहाँ जो माइनस Q होगा सो माइनस Q, और यहाँ प्लस Q है तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज माइनस Q, और इसके लिए इंड्यूस चार्ज क्या चीज़, प्लस Q। ये जो 3 प्लेट का कॉम्बिनेशन है पैरेलल प्लेट्स का, वह 2 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। इसको इस तरह से फिर से बोलिए, यहाँ प्लस Q चार्ज आया, यहाँ माइनस Q चार्ज आया,
टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर कितना है, तो क्यू माइनस क्यू बराबर क्या चीज़ 0। तो इसके आउटर सरफेस पर, इसके आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ प्लस क्यू पहले से था इस सोर्स के कारण, बैटरी के कारण, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया। तो यहाँ प्लस क्यू जो भी था सो कहाँ पर आया, इनर सरफेस पर। यहाँ पर कौन चार्ज है, तो माइनस क्यू। यहाँ पर टोटल चार्ज क्या था, 0 आउटर सरफेस पर, तो यहाँ जो माइनस क्यू बैटरी के द्वारा आया है वो इनर सरफेस पर, उसके कारण यहाँ प्लस क्यू चार्ज। तो यह दो कैपेसिटर की तरह काम करेगा मेरा बच्चा, या प्लस क्यू और यह माइनस क्यू, या प्लस क्यू और यह माइनस क्यू। इसकी कैपेसिटी क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D, सेपरेशन क्या माना जाए, डी एरिया ये दिया रहता है सवालों में, और एप्सिलॉन 0 A/D m और n के बीच में यह चार्ज लाए थे बैटरी जोड़कर। तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा मेरा बच्चा, सीरीज में है तो सीधे एक तरह से एक कैपेसिटर m और n के बीच में, जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, CMN कर दें तो एप्सिलॉन 0 A/2D, या C मानते तो C/2 लिखते तो एप्सिलॉन 0 A/2D। ये छोटा सवाल था मेरा बच्चा, कॉन्सेप्ट था, 3 ही प्लेट है लेकिन 2 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कंडेंसर हो गया मेरा बच्चा। किस तरह लिए सो देख लिए यहाँ। अब चले 3 अलग अलग सवाल पर, पहले ये सवाल समझ गए, अब आगे अब 3 तरह का सवाल है, इसको हम क्या कर लें, मिटा ले चाहिए, इसी में बता देता हूँ मैं, जस्ट बता हुआ है। यहाँ देखो प्लेट्स का मार्किंग कर दो मेरा बच्चा, 1 2 3 4। यह m जो है सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 और 3 वाला पॉइंट को, कॉमन पोटेंशियल वाला पॉइंट। इसके बीच में बैटरी जोड़ा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। चलिए 2 और 4, तो यह 2 और क्या चीज़ 4, m और n के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, m और n के बीच में मेरा बच्चा। ये m और n, m किसके लिए, 1 और 3 के लिए, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, और 2 पॉइंट यह क्या है, 2 और क्या चीज़ 4, यह मेरा बच्चा m जो है सो 1 और 3। चलिए बात कर ले 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में मतलब m और n के बीच में एक कैपेसिटर हो गया। फिर बच्चा दूसरा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, तो ये भी m और n के बीच में ही हुआ। फिर मेरा बच्चा किसके बीच में, 3 और 4, 3 और 4, सब की कैपेसिटी क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला रिजल्ट। एरिया सबका सेम है और सेपरेशन क्या है, D है। किसी का सेपरेशन कम ज़्यादा रहता तो वो उस हिसाब से लिखा जाता, लेकिन एप्सिलॉन 0 A/D, एप्सिलॉन 0 A/D, और यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या दे देगा, 3C देगा। तो m और n के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आया मेरा बच्चा, CMN बराबर 3 एप्सिलॉन 0 A/D। यह पैरेलल कॉम्बिनेशन का तरीका। तो ये चीज़ देख रहे हो मेरा बच्चा। अभी ये सिंपल निकल गया सीरीज में, ये सिंपल निकल गया पैरेलल में। अब आगे देखो, चलो अगले सवालों में कैसे क्या किए, सो मार्किंग करके प्लेट का नंबर लिख के 1 2 3 4 करके, और m किससे जुड़ा हुआ था, 1 और 3 से, तो 1 और 3 सेम पोटेंशियल वाला है ना, बैटरी के एक टर्मिनल से जुटने वाला। फिर n 2 और 4, 4 ही प्लेट है, और किस तरह से 3 कैपेसिटर फॉर्म हुआ इसको दिखा दी, और तीनों क्या चीज़ में है, पैरेलल में है बच्चा। तो इस तरह से अब दूसरा सवाल पर ले चलते हैं बच्चों, इसी में देख लो भाई। फिर क्या करना है, स्टेप क्या है मेरा बच्चा, इसका मार्किंग कर दो प्लेट का 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। यह तुम्हारा क्या है, 2 और 3 वाला पॉइंट, और m जो है सो 1 और 4 वाला पॉइंट है। यह m और n के बीच में बात करना है। m इज़ व्हाट, 1 and 4, n इज़ 2 and 3। चले 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर हो गया मेरा बच्चा। चलिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 सेम पोटेंशियल पर है, कोई कैपेसिटर फॉर्म ही नहीं होगा मेरा बच्चा। तो अब क्या है, 3 और क्या चीज़ 4, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर, दिस मच एप्सिलॉन 0 A/D,
और दिस मच इज ऑल्सो इप्सिलॉन 0 a बाई डी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, तो 2c होगा मेरा बच्चा, इप्सिलॉन 0 a बाई डी पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 mn, तो Cmn क्या निकल गया, 2 इप्सिलॉन 0 a बाई डी। चलिए इस तरह की बात को आप देख लिए, मार्किंग करके प्लेट का नंबर लिखकर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस चलो आगे आप दिखाते हैं फिर से हम आपको। फिर उसी तरह आइडेंटिकल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन का केस बता रहे, कंडक्टिंग प्लेट्स का। 4 आइडेंटिकल प्लेट्स ईच हैविंग एरिया ए आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन m एंड n, है ना मेरा बच्चा। अगर यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं किया हुआ है 1 2 3 4, तो हम लोग को करना पड़ेगा यह 1 2 3 4 m और n के बीच में m लिख लिए और n लिख लिए। m पॉइंट किसको रिप्रेजेंट, तो 2, और n पॉइंट्स किसको, तो 4। अब बच गया क्या चला, 1 और 3। पहला कैपेसिटर किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो यह 2 और दूसरा हम लोग यह पॉइंट क्या ले ले, 1। एक कैपेसिटी बन गया, जिसकी कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी c ले लेते हैं इप्सिलॉन 0 a बाई डी को। अब बच्चों किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 या 3 और 1 तो कॉमन पॉइंट है मेरा बच्चा। इस तरह से कनेक्ट करके दिखाया जा सकता है। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 भी, और यही क्या चीज़ 3 भी। अब किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में इस तरह से दिखा दिए। यह C यह सब का वैल्यू इप्सिलॉन 0 a बाई डी आता है सबको। सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का D दिया। ये क्या होगा मेरा बच्चा, यह C और C मिलकर 2C हो जाएगा पैरेलल में, और फिर इसके साथ यह सीरीज में हो गया। m और n के बीच में कैपेसिटी कितनी होगी, तो प्रोडक्ट बाई सम से या 2c बाई 3, तो Cmn निकल गया बच्चों। कई कैपेसिटी प्लेट्स का कॉम्बिनेशन था 4। डिफरेंट अरेंजमेंट करके दिखाते रहना है, बोलते रहना है ना। इससे पहले भी मैं 3 सवाल दिखा दिया, तो उस पर भी इसी तरह की बात की, वो नंबर दे दिए और 1 2 3 4 और जो ये प्लेट रहे उस तरह से मार्किंग कर देना है, और कौन कौन पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ पर भी यह क्या 6 प्लेट का कॉम्बिनेशन है इसमें सवाल में। सबके बीच का सेपरेशन या तो D या 2D, इसके बीच का 2D। इसमें एक चीज़ और है फिगर में कि 1 और 4 एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। 3 इसको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा दे, और फिर 3 और 6 भी क्या है, कनेक्टेड है। और तो अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2 और 5 के बीच में निकाल ली। There are 6 plates of equal area A and separation between the adjacent plates is D और 2D। यहाँ पर 3 और 4 के बीच का सेपरेशन 2D है फिगर में। अब 2 और 5 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है मेरा बच्चा। तो मैं बताऊँ पहले कि 2 कर लो और 5 कर लो, इसके बीच का कैपेसिटी निकालना है। तुम देखो अपने फिगर में 1 और 4 सेम पोटेंशियल पर है, तो 1 और 4 मार्क एक जगह कर लिए। और फिर बच्चों देखो 2 और 1 से एक कैपेसिटर बना, 2 और 1 के बीच में यह बन गया। इसके बीच का सेपरेशन D है, तो है ना C लिखे, C बराबर इप्सिलॉन 0 a बाई डी लिखा जाएगा। चलिए उसके बाद किसके बीच में बच्चों, 4 और 5 के बीच में भी वही कैपेसिटर C। अब बच गया पॉइंट कौन मेरा बच्चा, 3 और 6, तो 3 और 6 पॉइंट कर दिए एक जगह, एक पोटेंशियल पर है। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है C इप्सिलॉन 0 a बाई डी। चलो अब किसके बीच में, 6 और 5, तो 6 और 5 के बीच में भी हो गया कैपेसिटर C बराबर इप्सिलॉन 0 a बाई डी। अब बच गया किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में बच्चा। 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, और उसके बीच का सेपरेशन क्या है, 2D है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C बाई 2, इप्सिलॉन 0 a बाई 2D, तो C बाई 2। यह कनेक्टेड है।
अब चला इसके 2 और 5 के बीच में मेरे बच्चों आपको निकालना है कैपेसिटी। अब देख लो, यह बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया मेरे बच्चा। यह C/2 क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तो अब इफेक्टिव कैपेसिटी कैसे निकलेगा, ऊपर में क्या हो गया C और C सीरीज में, तो C/2, फिर नीचे भी C तो C/2 सीरीज में कैपेसिटेंस, और यह पॉइंट कौन था 2 और यह 0.5, और यह मिलकर क्या हो गया, तो C हो गया मेरा बच्चा। तो यह दे देगा क्या 2 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस जो मिला इफेक्टिव कैपेसिटेंस C, और वह रिजल्ट कितना ε0 A/d। तो इस तरह से हम लोग क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कंडीशन को भी इस मल्टीपल प्लेट में क्या कर सकते हैं, दिया रह सकता है। मल्टीपल प्लेट को हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में ले गए। तो इस तरह का और सवाल हम आगे देखा जाएगा, आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारा सवाल और मिलने वाला है इस पर। तो मल्टीपल प्लेट से कम में बना आपको। अब थोड़ा सा एक है ना सवाल है अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं उसको बता लूँ तब RC सर्किट पर लिया क्या आता। बच्चों, find the equivalent capacitance of the system shown in figure between the points M and N। 5 कैपेसिटर का सिस्टम है। एक सिंपल तो बैलेंस्ड कंडीशन पढ़ा हुआ है, अगर यह C1 या C2 और यहाँ C1 है तो यह अनबैलेंस्ड कंडीशन बोल रहे हैं, क्या कि 10/10 बराबर 10/10 होना चाहिए बैलेंस्ड कंडीशन। तो वो सिंपल सर्किट पढ़ा हुआ है। अगर मान लो यह C1 है या C2 है, यहाँ भी C1 और यह C2 होता तब तो इसको ओमिट करते, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में करके सवाल बनाते। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, डिफरेंट है ना। तो इस केस में मैं बोला था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप रूल की बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। तो बच्चों M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि M और N के बीच में एक बैटरी जुड़ा हुआ है जिसमें क्या है, जिसका EMF क्या है V है, और यह प्लस Q चार्ज क्या कर रहा है, है ना पॉजिटिव प्लेट, और माइनस Q चार्ज। फर्स्ट लॉ में यही बताए थे कि प्रत्येक बैटरी के प्लस से क्या होगा, जितना चार्ज जाएगा उतना ही बैटरी के नेगेटिव से भी क्या होगा, माइनस चार्ज निकलेगा। तो वो चीज़ बताए थे। मान लो यहाँ से Q चार्ज गया, यहाँ पर Q1 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा Q माइनस Q1 प्लस में, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होगा माइनस Q1। यहाँ क्या होगा तो माइनस Q माइनस Q1। अब यहाँ पर क्या आया तो देखो प्लस Q चार्ज, यहाँ से माइनस Q चार्ज आया। अब यहाँ C1 और C1, तो यहाँ पर प्लस Q1 है तो यहाँ माइनस Q1, साइमेट्री बोलते हैं इसको बच्चों, कि इसका या C1 या C1। तो यहाँ क्या हो गया माइनस Q1, तो इस पर कितना प्लस Q1, और इस पर कितना माइनस Q माइनस Q1, तो इस पर Q प्लस Q1। यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरा बच्चा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर कितना चार्ज होगा सो देखा ना, यहाँ कितना चार्ज दो, या माइनस Q1 प्लस Q1 में आ जाएगा इंड्यूस्ड हो गया। यहाँ पर माइनस Q माइनस क्या चीज़, यहाँ पर Q माइनस Q1 है, या प्लस में है या माइनस में था, तो यह प्लस में, यह क्या हो जाएगा चलो माइनस Q माइनस Q1 कितने के बराबर, तो 2Q1 माइनस Q, और यहाँ पर उतना ही चार्ज क्या होगा तो माइनस 2Q1 माइनस Q। यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है साइमेट्री के आधार पर, कि इससे भी Q1 चार्ज है तो यहाँ भी Q1 चार्ज की ही बात होगी, या बैटरी के प्लस से है तो प्लस Q1, यहाँ बैटरी के माइनस से है तो माइनस Q1। तो Q चार्ज यहाँ से निकला था और Q चार्ज यहाँ से। अब इतनी बात हो गई। अब कुछ अगर नामकरण कर दें, यह M पॉइंट है, यह कुछ इसको A B C D E इस तरह से मार्किंग कर दी, F कुछ बना दे। अब लिखें इस ऊपर से N M A में इस लूप में बात कर लें, तो फ्रॉम KVL इन लूप बोलोगे मेरा बच्चा, M A B C N M। कुछ इधर भी पॉइंट दिया जा सकता था, लेकिन चलिए उतना होगा। कितना होगा इस लूप में, ऐसे इस तरह से, यह प्लस से माइनस निगेटिव होगा, माइनस Q1 बाई C1, फिर चला कितना
प्लस से माइनस वाली बात, तो माइनस Q-Q1 बाई क्या चीज़ C2, और फिर यह इधर से इधर आया निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस भी बराबर 0। ये लिखना आपको पहले सिखाया जा चुका है। देख लो क्या होगा, Q1/C1 इसको तोड़े, माइनस माइनस सब में से गायब करके भी को उधर ले गए तो माइनस होगा, लेकिन माइनस कैंसिल ख़त्म। तो यह क्या लिख दे, पहले RHS लिख दिए भी, और यह माइनस माइनस गॉन कर दिए, तो क्या बचा Q/C2 और यह माइनस Q1/C2। देख लो बच्चों, कि ये थोड़ा सिंपल बात करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। ये C1 C2 ये सब को है तो उस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। Q1 कॉमन ले लिए इस दोनों में से, तो 1/C1 माइनस 1/C2 और प्लस Q/C2 बराबर क्या चीज़ भी सॉल्व करते चले। Q1 C2 माइनस C1/C1 इंटू C2 और प्लस Q/C2 इंटू भी। अब यह Q1 इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दे, इसका ये है ना, इसको कॉमन लेके इधर से हम लोग करें, देखिए क्या होगा। तो C1 C2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू Q/C2 माइनस C1, सब में C2 माइनस C1/C1 इंटू C2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, भी C1 इंटू C2/C2 माइनस C1, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 कर लिए मेरा बच्चा। चलिए अब दूसरे लूप की बात करो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर है सबको यहाँ तक? इस समय आगे आपने रोक कर फिर से आप समझते रहेंगे, आगे बात करें। ले चले लूप में MABEDNM, इस तरह का लूप बना दे। इनक्लोज लूप, बोलो बच्चों, ABEDNM और क्या चीज़ A, चल के यह M पॉइंट भी A को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी हम लोग वही किए थे, लेकिन यहाँ का पाथ इस तरह का पाथ था मेरा बच्चा। अब यहाँ का पाथ इस तरह से ए करते हुए ऐसे गया है। अब उसमें KVL लगाओ, फिर क्या होगा बताइए। इसके लिए प्लस से माइनस, हाई से लो वाला बात, Q1/C1 निगेटिव में, फिर इधर में चले, यहाँ यह 2Q1 माइनस Q, तो माइनस 2Q1 माइनस Q बाई क्या चीज़ C3, और फिर यह प्लस से माइनस तो निगेटिव ही, माइनस Q1 यह क्या था मेरा बच्चा, या C2 या C1, तो Q1/C1 इक्वल टू, फिर यह भी, तो प्लस भी बराबर क्या चीज़ 0। फिर से माइनस कॉमन लेके क्या लिखोगे, क्या करोगे मेरा बच्चा, यह Q1/C1 और Q1/C1, 2Q1/C1, यह माइनस कॉमन ले चुका है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2Q1/C3, और यह माइनस प्लस हो चुका है तो माइनस ही रहेगा, कितना होगा Q/C3 इक्वल टू क्या चला भी। फिर से यहाँ से 2Q1 कॉमन लेकर क्या करेंगे, इसको थोड़ा देखो गणित करने जा रहे हैं, कि फिजिक्स तो यहीं पर आके ख़त्म है। KVL लिखे दोनों लूप के लिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए, उतना काम करना है। अब यहाँ से देख लो बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं। 2Q1 कॉमन ले लिए तो C1 इंटू C3 और C1 प्लस C3 और माइनस Q बाई क्या चीज़ C3 इक्वल टू भी। फिर यहाँ Q1 और 2C1 प्लस C3 बाई C1 इंटू C2 से दोनों टर्म में डिवाइड कर दी, है ना। C1 इंटू C3 था ना बच्चों, C1 इंटू C3, ध्यान देना। तो क्या हो गया, Q1 माइनस Q, C3 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, C1/2 C1 प्लस C3 और इक्वल टू क्या चीज़ भी C1 इंटू C3 और बाई क्या चला C2 C1 प्लस C3। यह इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से Q1 को क्या करना है,
एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हम लोग क्या कर दे है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो Q1 गॉन हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों, C1 इंटू क्यू बाई C2 माइनस C1, और कितना इधर में RHS में यह पॉलस हो जाएगा, Q इंटू C1 बाई 2C1 पॉलस C3, और यह भी दोनों में है, कॉमन आएगा, और क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म, भी इंटू क्या चीज़, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ पर यह माइनस में आएगा और वह प्लस में, तो क्या चीज़ C1 इंटू C2 बट्टा C1 माइनस C2 माइनस C1, वो करेंगे आप, प्लस माइनस करते रहेंगे, और यहाँ से ये लिख लिया, और यह माइनस में कितना, V इंटू C1 इंटू C3 बाई 2C1 प्लस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बिटवीन M एंड N। यहाँ से चार्ज कितना Q और पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो CMN बराबर Q बाई V। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म में से Q कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दोनों में से V कॉमन ले लेंगे, Q बाई V को एक साइड लिखेंगे और दूसरे साइड में ले चलेंगे, क्लियर। तो उस तरह के रिजल्ट में हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, Q बाई V निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा, CMN के बराबर। तो CMN बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, 2C1 इंटू C2, या सॉल्व करना पड़ेगा आपको फिर से अपने से, क्या करोगे, Q कॉमन लोगे, फिर यहाँ से V कॉमन लोगे, Q बाई V करोगे, यह रहबे करेगा, इधर वाला टर्म नीचे चला जाएगा और सॉल्व करना है। तो 2C1 इंटू C2 C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। इस तरह से आप इसको 2-4 बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। 2C1 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C3 प्लस C2 इंटू C3 बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3। इस तरह से अब डायरेक्ट अगर नॉमेरिकल वैल्यू दिया रहे, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, दिस मच और दिस मच का कैपेसिटी क्या चाहिए, सेम, और बीच में कुछ हो रहे C3 का वैल्यू, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इफेक्टिव रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन इतना निकालने में तो बहुत समय लगा, तो हम लोग प्रैक्टिस ये करना चाहेंगे कि इस तरह का सर्किट में यह डायरेक्ट पॉइंट भी यूज किया जा सकता है, क्लियर। तो कैसे किए इसको हम तोड़ के बताने का मकसद यही था कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझ जाओ फिर से। अनबैलेंस्ड कंडीशन में भी सवाल हम लोग इसी तरीके से, यहाँ तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ भी हम लोग मान के C1 C2 C3 4 C3 C4 C5 करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ जितना चार्ज था 2 पार्ट में टूटा है ना, यहाँ पर भी हम लोग देते -Q और वो Q3 Q4 दिखाते, तो हम लोग को इक्वेशन फॉर्म होते जाता है बसर। लेकिन यहाँ तो साइमेट्री था, या C1 था या C1 था, यहाँ से +Q1, यहाँ से -Q1, यहाँ से Q -Q1 था तो यहाँ से -Q -Q1, और उस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिखाकर KVL से हम लोग इस पॉइंट को देखें। तो फाइनल रिजल्ट को कोशिश करना 2-4 बार बोलने का, या C1 या C2 या C2 C1 बीच वाला डायगोनल वाला में C3, तो C इक्विवेलेंट बराबर CMN भी लिखे और C इक्विवेलेंट बराबर 2C1 इंटू C2 प्लस C1 इंटू C3 प्लस बोलो बच्चों C2 इंटू C3 और C1 प्लस C2 प्लस 2C3। 2-4 बार लिखने का कोशिश करना मेरा बच्चा इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, डायरेक्ट अगर रट लेते हो तो। लेकिन कंडीशन कब है सो देख लेना है तब, ऐसा नहीं कि किसी में कोई फिट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा बच्चा। तो ये था। अब चले थोड़ा सा क्या है, इस सवाल सबको अब रोक रहे हैं, सवालों का तो बहुत सारा अभी और भी है, लेकिन इसको रोकते हुए हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, RC सर्किट पर ले चले, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात सिखाने जा रहे हैं मेरे बच्चों, क्लियर। तो पहले चार्जिंग की बात करें, देखें क्या
बच्चों आरसी सर्किट पढ़ने चले, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात सिखाने जा रहे हैं बच्चों, है ना। आरसी सर्किट में कौन केस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R, या बैटरी है ना, यह 1 यह 2 और यहाँ क्या चीज़ 3 पॉइंट कर दिए मेरा बच्चा। अगर 1 और 2 के बीच में कनेक्ट हो गया है ना, तो क्या हो गया, यहाँ से इसको इस तरह दिखाते, 1 और 2 के बीच में, तो बैटरी इसमें क्या करना होगा, चार्ज कैपेसिटर को देगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये है ना। तो बैटरी का EMF E ले लिए बच्चों, और 1 और 3 को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। बाद में किसको कनेक्ट करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी इस सर्किट से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो डिस्चार्जिंग का केस होगा। पहले तो कंडेंसर को फुल्ली क्या कर देना है मेरा बच्चा, चार्ज कर देना है बैटरी लगा के, ठीक है। तो मैं 2 कंडीशन इसका सर्किट सॉल्यूशन ऑफ RC सर्किट करके शुरू में बताया था, एट t बराबर 0 पर एंड t बराबर इन्फिनिटी पर, क्लियर। तो 2 कंडीशन पहले पढ़ा हुआ है, फिर उस दोनों रिजल्ट को भी मैं साथ साथ लाऊंगा। तो थोड़ी सी भाषा लिख लो, कंसीडर, यहाँ ध्यान देना, कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected with a resistor of resistance R. This combination is connected with battery of EMF E and two-way key, क्लियर। इनिशियली क्या करते, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, plug is inserted between 1 and 2, between 1 and 2 of two-way key, क्लियर। अब देखो बच्चों, लेट एट टाइम t charge on the capacitor BQ and current I flows through the circuit. सब अच्छा। अब देखो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, किसी सन इस पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू वाली बात करेंगे। करंट क्या हो रहा है, आई पास कर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, IR, इसके क्रॉस वोल्टेज Q/C, बैटरी का EMF E, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए तो फ्रॉम KVL, ध्यान दोगे बच्चों, है ना, प्लस से माइनस, हाई से लो, अपने लोग का यही कन्वेंशन था। पोटेंशियल यहाँ निगेटिव माइनस Q/C, माइनस IR, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, और यहाँ इधर से इधर गया तो लो से हाई, तो प्लस E लिख देंगे बराबर 0। क्या होगा, Q/C प्लस IR इक्वल टू क्या चीज़, E लिखाएगा। I बराबर अपने लोग जानते हैं dQ/dt, करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो क्या होगा मेरा बच्चा, इस केस में इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इस भाषा को क्या कर दें, गौन कर दें, मिटा दे। आप लिख लिया होंगे, रोक के पीछे करके देख लेंगे, आप अपना लिखेंगे आगे। क्या होगा, एज I बराबर dQ/dt मेरा बच्चा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट।
क्या हो गया, तो Q बाई सी प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या चीज़ E। यहाँ से अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉर Q बराबर Q0, यह मैक्सिमम चार्ज है। माने जब कंडेंसर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो गया, स्टेडी स्टेट में पहुँच गया, तो उस केस में Q बराबर Q0 है ना, तो इससे ज़्यादा चार्ज इस कैपेसिटर पर जमा नहीं हो सकता है। तो Q बराबर Q0, देन डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या चीज़ 0, Q0 कौन मैक्सिमम हो गया। और ऐसे भी अपने लोग मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में देखे हैं, किसी भी लेटर में 0 1 2 लगा दीज आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ऐसे यहाँ कंसेप्ट क्या है कि कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्ज हो गया, करंट सीज कर जाएगा, रुक जाएगा, तो यहाँ पर यह डी क्यू बाई डी टी टर्म क्या हो गया 0। उस केस में कब, जब Q बराबर Q0, देन इक्वेशन 1, इसको 1 कर लो मेरा बच्चा, गिव्स क्या देता है, यह 0 हो गया, यह Q के जगह Q0, तो E बराबर क्या मिला मेरा बच्चा, Q0 बाई सी, Q0 बराबर CE। इसको आगे जब और फार्मूला लाते हैं तो उसमें पुट करेंगे, E बराबर Q0 बाई सी। अब इसको इसमें इक्वेशन में क्या कर दें, E के जगह Q0 बाई सी डाल दें। अब मैथमेटिक्स है बच्चों, लास्ट रिजल्ट सबसे हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स की बात करने का कोशिश करें, तो पहले मैथमेटिकल एनालिसिस करने चले हैं थोड़ा सा। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा बच्चों, देखो इक्वेशन 1 Q बाई सी प्लस R इंटू डी क्यू बाई डी टी, और E बराबर हाउ मच, Q0 बाई सी ले ले एक तरफ, Q माइनस Q0 बाई सी इक्वल टू व्हाट, माइनस R डी क्यू बाई डी टी। क्लियर, इसलिए डी क्यू बाई Q माइनस Q0 कितना होगा, -1 बाई RC इंटू डी टी। यह इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब बच्चों यह चार्ज एक साइड ले लिए, टाइम एक साइड ले लिए, अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन लिमिट, क्या लिमिट है, जब शुरू में बैटरी लगाए t बराबर 0 पर, तब तो चार्ज इसका क्या था 0, और t टाइम पर, स्मॉल t टाइम के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हो गया Q। तो चार्ज को हम 0 से Q तक इंटीग्रेट करें और टाइम को 0 से t तक, और जब दिखाएंगे आगे t बराबर इन्फिनिटी करें, 0 से इन्फिनिटी कर दें, तो Q चार्ज जो है 0 से कहाँ तक चला जाएगा, Q0, स्टेडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज को प्राप्त कर लेगा मेरा बच्चा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन लिमिट t बराबर 0, Q बराबर 0 एंड एट t बराबर t, Q बराबर Q, देन dq बाई Q माइनस Q0, 0 से कहाँ तक मेरा बच्चा Q, -1 बाई RC, और dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, dx बाई x का इंटीग्रेशन log x, इसको z मानकर हम लोग इस तरह डायरेक्ट लिखते हैं, आप है ना 12 के बच्चे हो तो क्या होगा, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा आपको। यह क्या होगा, log बेस में e Q माइनस Q0, और कहाँ से कहाँ तक मेरा बच्चा, 0 से कहाँ तक, Q तक, टाइट Q माइनस Q0, और यहाँ ध्यान देना Q माइनस Q0, यह RC, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 बाई RC इंटू टी माइनस 0। अब आपको लिमिट पता है, अपर लिमिट माइनस क्या चीज़, लोअर लिमिट की बात करेंगे, तो वहाँ देख लिए मेरे बच्चों। अब इसके आगे हम लोग यहाँ देख लें, ऊपर में ही दिखा देते हैं, ध्यान देना, log E Q माइनस Q0, अपर लिमिट हो गया, Q रखिए, माइनस Q की जगह 0 तो माइनस Q0, log E माइनस Q0, इस तरह से लिखा जाए, बराबर व्हाट, -1 बाई RC इंटू क्या चीज़ t,
लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी होता है मेरा बच्चा। तो क्या होगा, लॉग ई क्यू माइनस क्यू जीरो बाई क्यू ज़ीरो, ठीक है। और सॉरी माइनस क्यू जीरो है तो माइनस क्यू जीरो, अब बराबर कितना 1/RC इंटू क्या चीज़ थी, एक भाषा है चलो टेकिंग एंटी लॉग, डायरेक्ट लिटरेचर का यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई तो क्या होगा, लॉग गायब होगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ई के पावर में यह आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, q माइनस क्यू जीरो टेकिंग एंटी लॉग वी हैव q माइनस क्यू जीरो बाई माइनस क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको q माइनस क्यू जीरो बराबर क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, इसलिए q बराबर क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, q बराबर क्यू जीरो 1 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी लिखोगे बच्चों। और एक फार्मूला निकाले थे क्यू जीरो, शुरुआत में बताया था, यहाँ लिखा हुआ होगा ई बराबर क्यू जीरो बाई सी, है ना, क्यू जीरो बराबर सी ई, तो क्या हो गया q बराबर सी ई 1 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये थोड़ा बेसिक मतलब मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब यहाँ निकल गया, यह रिजल्ट क्या दिखाता है, चार्ज जो है ना इंक्रीज करेगा, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा चार्ज कैपेसिटर पर या बैटरी से जोड़ोगे तो। और q बराबर क्यू जीरो के लिए t विल बी क्या चीज़, इनफाइनाइट, वो स्टेडी स्टेट होगा। और उस केस में कंडेंसर क्या हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है और इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का केस सिखाए थे जब t बराबर इन्फिनिटी पर स्टेडी स्टेट में। क्लियर। तो इस रिज़ल्ट से हम आगे बात करने चले हैं। टाइम एक नया टर्म ला रहे हैं, टाइम कांस्टेंट। यहाँ कैपेसिटर के केस में टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव। कुछ पॉइंट याद करो, तुमको याद कराया गया है, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल के पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायरेक्ट यूज करोगे, टाइम है, यहाँ भी टाइम होगा, तो आर सी इज इक्विवेलेंट टू टाइम। दिस आर सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या सिंपली इस सर्किट के लिए सिर्फ टाइम कांस्टेंट। और जब इंडक्टर भी हो और रेजिस्टर कैपेसिटर सब हो, तब आरसी को बोलेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, है ना। और एल बाई आर जब टर्म आएगा तो वह इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यह दिखा रहा है यह रिजल्ट कि चार्ज जो होगा कैपेसिटर पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। चार्जिंग जो होगा बढ़ेगा, चार्ज टाइम के साथ वह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ग्राफों में मैं बताता हूँ। तो पहले अभी इन सारे रिजल्ट को एक बार दिमाग में रख ले और तब आगे कर। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर V बराबर क्यू बाई सी, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर IR, है ना, V बराबर IR, I बराबर DQ बाई DT। यहाँ पर करंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने का केस होगा। और T बराबर इन्फिनिटी पर जाके करंट फिर क्या होने लगेगा, T क्या, चार्ज क्या चीज़ मैक्सिमम, और करंट बिकम्स क्या चीज़ जीरो वाला बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिजल्ट क्या निकाले मेरे बच्चों, Q बराबर क्यू जीरो 1 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और क्यू जीरो बराबर सी ई लिखे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर। अब देखो यहाँ रिजल्ट क्या दिखाता है। दिस रिजल्ट shows that charge on the capacitor increases exponentially with time. With time. Here the term RC is equivalent to time, thus equivalent to time, it is called क्या,
टाइम कांस्टेंट, इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी बोला जाएगा, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। आरसी का डायमेंशन पूछे तो टाइम के बराबर डायरेक्ट बोलेंगे। अब बच्चों देखो, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को टॉ से भी लिख देते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टॉ से लिखा जाता है। तो क्या हो गया, फॉर टी बराबर टॉ बराबर कितना आर सी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा Q0 इंटू 1e⁻⁻1। अब तुम लोग को e का पावर -1 का वैल्यू लिखाए हुए हैं, पहले से पढ़े हुए 0.368 है ना, 632 बचेगा, 0.632 Q0, 63% ऑफ क्या चीज़ Q0, Q बराबर मैक्सिमम चार्ज जितना स्टोर हो सकता है उसका कितना परसेंट, 63%। चार्ज जितने समय में स्टार्टिंग से जितने समय में क्या होगा उतना चार्ज स्टोर होगा, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, है ना। इसका ग्राफ देखोगे मेरा बच्चा, यह Q और यह T इस तरह से दिखाया जाएगा। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यह मैक्सिमम चार्ज को दिखाएगा जो कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर हो जाएगा Q0 वाला बात। लेकिन 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज 0.632 Q0 कितने टाइम पर, T बराबर RC, T बराबर RC। इसी तरह से आप दिखाते जाएंगे 2RC 3RC सब केस में आपको मिल जाएगा टाइम के केस में। तो ये तुम्हारा चार्जिंग का केस। करंट का वैल्यू क्या होगा, पहले तो एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर ले, फॉर T बराबर RC यहाँ लिखाए हैं, तो दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच चार्ज ऑन द कैपेसिटर becomes 63% of maximum charge stored in the capacitor, That time interval during which charge on the capacitor becomes 63% of maximum charge stored in the capacitor. फ्रॉम स्टार्ट लिखा जा सकता है। स्टार्ट कहने का मतलब जब इनिशियली कंडेंसर मतलब क्या था, चार्ज नहीं था, अनचार्ज कैपेसिटर से स्टार्ट किए थे, चार्ज क्यों लाए हो, वह चार्ज कितना टाइम से हो जाए, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज जितना टाइम में वह होगा वह दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये इतना बात समझ रहे हो बच्चों। अब करंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसी से, I बराबर dQ/dt वाला बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है ना, करंट थ्रू रेजिस्टर चाहे थ्रू द सर्किट एट टाइम t, I बराबर dQ/dt मेरा बच्चा, एज I बराबर हेयर I बराबर d/dt ऑफ Q0 1 माइनस e⁻⁻t/RC। इस तरह Q0 या Q0 का डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़, ज़ीरो क्या बचेगा बच्चों, -Q0 और -1/RC इंटू e⁻⁻t/RC। आपको पता है, क्या पता है मेरा बच्चा, डिफरेंशियल ऑफ e⁻x x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e⁻ax। तो ए के जगह -1/RC है और जो जैसे है वैसे ही रहेगा डिफ्रेंशिएशन के बाद, तो वही चीज़ आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, Q0/RC e⁻−t/RC। यह करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। मैं थोड़ा गलत बोल गया था शुरुआत में कि करंट बढ़ेगा, सो नहीं, करंट भी टाइम, करंट एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या होगा,
बोलिए, घटेगा। और करंट टी बराबर 0 पर मैक्सिमम बताए थे, है ना। उस केस में कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड, जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और Q0 बराबर सी ई देखे हो मेरा बच्चा, तो I बराबर Q0 के सी ई लिखेंगे तो सी सी गॉन, E बाई आर, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर, ये इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे कि इसका करंट एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले जगह बना लेते हैं तब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। दिस रिजल्ट शोज दैट क्या, दिस रिजल्ट शोज दैट current decreases exponentially with time। पहले देख लो, 3 केस में बता दूं। एट t बराबर 0, इस फॉर्मूला में पार्ट पुट करो बच्चों। t बराबर 0, ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 बराबर 0, तो q बराबर 0। और i बराबर क्या होगा, यह वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, Q0 बाई आर सी, ई बाई आर। I बराबर Q0 बाई आर सी और बराबर कितना, E बाई आर। यहाँ T0 रखोगे, ई टू द पावर 0 बराबर क्या चीज़ 1। ई का वैल्यू डायरेक्टर लिखा हुआ है, तुम लोग इस बात सबको अपने से कर 2.718 यूलर्स नंबर भी बोले थे, 2.72 लगभग में। और ई इनवर्स बराबर 0.368, जिसको 0.37 भी लिखते हैं। इन सारे रिजल्ट को, है ना, ध्यान देना है, सबको याद रखना चाहिए। यह निकल गया। और t बराबर इन्फिनिटी पर क्या होगा, t बराबर इन्फिनिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बराबर तो बोलते नहीं है, लेकिन टेंड्स टू इन्फिनिटी को ही बराबर इन्फिनिटी क्या होगा। चलो यहाँ पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे ले जाओगे e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी मेरा बच्चा। और समथिंग बाई इन्फिनिटी बराबर क्या चीज़ 0, है ना। तो क्या हो गया, q बराबर Q0 इनिशियल कंडीशन में, समथिंग बाई इन्फिनिटी बराबर क्या चीज़ 0, तो q बराबर क्या बचेगा, Q0 निकल कर आएगा वाला बात। यहाँ ध्यान देना है, t बराबर इन्फिनिटी पर q बराबर Q0, कंडेंसर फुल्ली चार्ज होगा कब, t बराबर इन्फिनिटी के। करंट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी बराबर 0, तो I बराबर क्या चला, 0 हो जाएगा। क्लियर। और इस केस में मैं बोला था कि कैपेसिटर बिहेव्स लाइक क्या चीज़, ओपन सर्किटेड कहेंगे, या वह उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, या लिखाया हुआ है पहले भी। और t बराबर 0 पर q बराबर 0, I बराबर e बाई आर। उस केस में कैपेसिटर को जीरो रेजिस्टेंस का केस मानते हैं। उस केस में फिगर क्या बनता है बच्चों, कैपेसिटर को इग्नोर करके और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं और बैटरी की बात करते हैं। तो इस केस में I का वैल्यू क्या हो गया, I बराबर e बाई आर। क्लियर। तो ये सब, ये 2 केस स्पेशल तो लिखा हुआ है। क्लियर। और फॉर t बराबर आर सी, जिसको टॉ लिखे थे टाइम कांस्टेंट, तो q बराबर कितना 63.2%, 63% लिखते हैं। परसेंट में बात करें तो 0.63 ऑफ Q0, 63% ऑफ Q0। और करंट का वैल्यू क्या होगा मेरा बच्चा, तो करंट का वैल्यू e का पावर -1 और वह 0.37, 0.368 ऑफ किसका, मैक्सिमम करंट, जो इनिशियल करंट था। यह I बराबर, यह I0 लिखा जाएगा, है ना, यह I0 मान लेंगे, लेट जो भी है। तो कितना हो गया, मैक्सिमम करंट का कितना 36.8%। अप्रॉक्सीमेटली बोले तो ये 63% है, या 37% ऑफ क्या चीज़, I0। तो इस तरह से इसका ग्राफ क्या होगा मेरा बच्चा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। t बराबर इन्फिनिटी पर जाकर करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, करंट 0 I। और
37 वाला बात, 0.37 ऑफ क्या चीज़ I0, यह इन्फिनिटी वाला केस में I0 बहुत ठीक। तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर t बराबर RC या t की बात करेंगे तो टाइम कांस्टेंट का यह भी एक क्या हो गया वैल्यू फार्मूला निकल, मतलब डिफिनीशन बोला जाए कि जितने टाइम इंटरवल में करंट मैक्सिमम से कितना हो जाए, मैक्सिमम का 0.37 टाइम्स हो जाए, परसेंटेज में बात करें तो 37% हो जाए, उस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट मेरा बच्चा। अभी इसमें और सारा टर्म, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टी बराबर क्या, एट टाइम टी निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ये सब बात करना है, ठीक है। तो वो सब अब है ना, आज का लेक्चर मैं यहीं रोक रहा हूँ बच्चों, ठीक है। पिछला लेक्चर 2 घंटे का हो गया था, तो कुछ बच्चे का कंप्लेन था कि सर 2-2 घंटा का लेक्चर कैसे होगा। तरी यार उसमें क्या है, आप 10 मिनट समझते हो तो 10 मिनट के बात पर क्या कर दे, क्लास को रोक दे, फिर आप रिलैक्स हो गए, समझ गए, लिख लिए, फिर आप अगला 10 मिनट कीजिए। यार इस लेक्चर में तो यही एडवांटेज है वीडियो वाले केस में, समझ गए ना, वो मैं बड़ा छोटा नहीं बोला जाता है, क्लियर। तब भी मैं कोशिश की, मतलब आज छोटा ही लेक्चर रखा, अगले लेक्चर में मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। डिस्चार्जिंग क्या, पहले तो चार्जिंग में ढेर सारा केस होगा, ठीक है। तो मोस्टली बोर्ड के लेवल में इस तरह की बातों को की कम चर्चा है, लेकिन आगे जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे, हायर चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन में, चाहे जिस अथी में दूसरे डिपार्ट में फिजिक्स में स्टैंडर्ड बात करेंगे तो ये सब चीज़ आपको मिल लेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में सारा चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है, कोशिश करना है। और कुछ है नहीं यार, ये अब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, समझ गए। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिखा रहे हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का, क्लियर है मेरा बच्चा। तो अगले लेक्चर में फिर से इसको क्या करना, बढ़िया से रिवाइज करना, और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को अब साथ बनाने का कोशिश करोगे मेरा बच्चा। तो बहुत सारा सवाल आप मिलेगा जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस साथ साथ होगा, सर्किट में जुड़ा हुआ। पहले भी मैं बता रखा हूँ 2-4 सवाल, और अभी भी और फिर बताएंगे, क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोका जा रहा है बच्चों। आप लोग क्या है, पिछले लेक्चर सबको कंप्लीट करते चले जाओगे बढ़िया से, और तब आगे लेक्चर समझ में आएगा। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा ही। डिसएडवांटेज रहता तो जहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जगह पर क्या है, कहीं कहीं पर प्लस का माइनस लिखा गया कि डेरिवेशन में कुछ है ना, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में एक जगह गलत मिस्टेक से गलत हो गया तो उसको डिलीट कर रहे थे, तो वहाँ पर वो भी आ गया और सही वाला भी आ गया। तो उन सारी चीज़ों को आप अपना नज़रअंदाज करके सही करते आप खुद करोगे, इतनी एबिलिटी आप में है। तो वो वीडियो के क्रम में क्लास का जो लाइव आप साथ में रहते हो बच्चों, उसके पढ़ाने का अलग अंदाज होता है टीचर का। मेरा अपना अनुभव है, उसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहते हो। इसमें तो सारा चीज़ मेरे को ही करना है, लेकिन कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं, वो आप बोलते रहते हैं सर यहाँ ये कैसे हुआ, ये होगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे वो आप जुड़ते जाएंगे और मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। और जब सही समय होगा तो फिर हम लोग तो पुराने तरीके से करेंगे ही कोशिश। लेकिन अभी जो समय विपरीत चल रहा है मेरा बच्चा, उसमें पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, यही मेरा प्रयास है। और तो जो मेरे से जुड़े बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करेगा लड़का। तो आज का लेक्चर यहीं तक है मेरा बच्चा, ठीक है, ओके।